नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 8वीं का पुस्तक हिंदी सुलभ भारती से पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे। पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम मतलब बच्चों, पूर्ण यानी पूरी तरह से, विश्राम मतलब आराम। यानी इस पाठ में पूर्ण विश्राम के बारे में बताया गया है। मनुष्य का जो जीवन है हमेशा कुछ न कुछ काम में लगे हुए रहते हैं, इसलिए अपने जीवन में कभी हमें थोड़ा विश्राम भी कर लेना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब इस पाठ के लेखक कौन है? सत्यकाम विद्यालंकार जी। तो हम पाठ शुरू करने से पहले देखेंगे कि विद्यालंकार जी का जीवनी क्या है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और इन्होंने क्या क्या लिखा है। इनका जन्म 1935 लाहौर में हुआ था। विद्यालंकार जी सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषता रही है। लेखन व्यवहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। जीवन चित्रण किया है इन्होंने इन लोगों के विषय में। प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। इस पाठ द्वारा लेखक हमें यह बताए हैं कि आम आदमी के जीवन में खुशी के 2 पल का आना एवं उनका सुख भोगना उनके लिए किस प्रकार असंभव हो जाता है, इसका वर्णन किया है बहुत अच्छे ढंग से। प्रस्तुत कहानी के लेखक अपनी पत्नी के साथ अपने जुहू स्थित घर में 2 दिनों के लिए विश्राम करने निकलते हैं। निकलने से पहले वे अपनी पत्नी के साथ मिलकर सारी वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं ताकि जुहू जाने के बाद उन्हें किसी चीज़ की कमी न महसूस हो। संपूर्ण तैयारी के बाद वे जुहू आ पहुंचते हैं। पहले वे जुहू स्थित समुद्र बीच का आनंद लूटने के लिए पत्नी के साथ जाते हैं। वहां पर पानी की लहरों के साथ सुकून के 2 पल व्यतीत करना चाहते हैं। जैसे ही लहर की थपेड़ आती है और उन्हें स्पर्श करती है, वैसे ही उनकी पत्नी को याद आ जाता है कि उनके पति बरामदे की खिड़की को अंदर से बंद करना भूल गए हैं। इस विचार से उन्हें चिंता हो उठती है कि अब न जाने क्या होगा। लेखक को भी व्यस्त काम के कारण यह ज्ञात नहीं है कि उसने बरामदे वाली खिड़की का दरवाज़ा अंदर से बंद किया था या नहीं। वे तुरंत मोटर पर बैठकर दुगुनी वेग से गाड़ी चलाते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं और खिड़की के पास जाकर देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने खिड़की का दरवाज़ा तो अंदर से बंद किया था। उनकी दिल की धड़कनें पहले से ज़्यादा बढ़ गई, पहले से ही बढ़ी थी। अब उनकी पत्नी के दिल की धड़कन और बढ़ जाती है। इस स्थिति में लेखक पूर्ण विश्राम एवं पूर्ण निरोग के बदले नया शब्द गढ़ते हैं, पुण्य भयावह। शब्दार्थ है पहला सीरियस, इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब होता है गंभीर। विश्राम यानी आराम, रेस्ट। पायधुनी यानी भिंडी बाजार के पास मुंबई में स्थित एक जगह का नाम है पायधुनी। मुआयना मतलब निरीक्षण करना, जांच करना। सहयोग यानी सहायता करना। मूल मंत्र यानी सिद्धांत। समालोचना मतलब गुण या दोष का किया जाने वाला विवेचन। इसमें जो मुहावरे दिए गए हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। आँखों से ओझल होना यानी गायब हो जाना। हाथ बटाना यानी सहायता करना। चेहरे का रंग पीला पड़ना मतलब घबरा जाना। और धुन सवार होना यानी लगन होना। चलिए अब पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। लेखक कह रहे हैं
अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर उनका बीपी चेक करता है और बोलता है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आप कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर बाहर घूमने जाइए, आप अच्छी तरह से विश्राम कीजिए, पूरे टेंशन को निकाल करके विश्राम कीजिए और आराम कीजिए, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप ठीक हो जाएंगे। यह सुनने के बाद उनकी पत्नी बोलती है तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। कह रहे हैं कि इतने के बाद मैं घर गया और पत्नी को बताया कि अब हम 2 दिन पूरी तरह से विश्राम करेंगे, मैंने छुट्टी ली है, 2 दिन हम आराम करेंगे, तुम जूहू जाने की तैयारी कर लो। आगे लेखक कहते हैं कि एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी यानी लिखने लगी कि हमें जूहू जाने से पहले क्या क्या लेकर जाना है, क्या रखना है। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। लिस्ट बनाकर लेखक के हाथ में उनकी पत्नी दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि। लेखक बता रहे हैं कि मेरी पत्नी इन सारी चीज़ों का लिस्ट बनाकर मुझे दे दी कि जाने से पहले हम गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी की ये सारी चीज़ें हमें अपने पास रखना होगा। और ये लिस्ट पत्नी ने लेखक को थमा दिया। चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री लाया। बोल रहे हैं कि दिन भर मैं दौड़ धूप करके मिस्त्री को लाया और गाड़ी ठीक करने के लिए। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियों भी नहीं कसी गई। कह रहे हैं कि कहीं बाहर जाना हो तो जाने से पहले व्यक्ति अपना घर, अपनी गृहस्थी की हर चीज़ देख लेता है कि कहीं घर में तो कोई कमी न रह गई है। तो 2 दिन के लिए इन्हें बाहर जाना है, ये अपने घर की सारी खिड़कियां ठीक करा रहे हैं कि हमारी खिड़कियां टूटी हुई ना रह जाए, कहीं हमारे जाने के बाद कोई घर में घुस न जाए। इसलिए लेखक मज़दूर को बुलाए हैं खिड़की ठीक करने के लिए। पूरा दिन बीत गया लेकिन अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगुनी हो गई थी। कह रहे हैं कि जो गाड़ी के लिए उन्होंने सामान लिखा था वह लाते लाते मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, मेरी धड़कनें और बढ़ गई थी। आगे बताते हैं कि रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, आश्वासन मतलब विश्वास दिलाते हुए कहा, कल जूहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। ऐसा हुआ, टेंशन फ्री होने के लिए बोल रही है कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, कल दिन भर वहाँ आराम करेंगे तो जो आज दिन भर जो काम किए हैं वो सारी थकान आपकी दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। कह रहे हैं कि श्रीमती ने अपने कर कमलों से यानी अपनी हाथों से, कर मतलब होता है हाथ, अपने कोमल हाथों से घड़ी में अलार्म लगा दी और खुद बाहर जा कर के मुआयना करके यानी मुआयना करना यानी तसल्ली से देख लेना कि सब कुछ सही है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया और जैसे ही सुबह 5 बजा अलार्म बजा और हम लोग उठ बैठे। रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। कह रहे कि पूरी तरह से दिन साफ नहीं हुआ था, अभी रोशनी नहीं आई थी, फिर भी हम लोग हमारी जो जूहू की तैयारी थी वह चरम सीमा पर पहुंच गई यानी पूरी हो चुकी थी। स्टोव भी आज ही धोखा देना था। कह रहे हैं कि लेखक कि हमारे पास जो एक स्टोव था जिससे हम खाना बनाते थे वह भी आज ही थोड़ा सा ख़राब जैसा हमें लग रहा है, यानी ठीक से काम नहीं कर रहा है। वह हर मिनट बूझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौंकनी करने में चला गया, धौंकनी यानी हवा भरने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। स्थगित यानी रोकना पड़ा। बोल रहे हैं कि इतना लेट हो गया कि हमने चाय का प्रोग्राम रोक दिया, स्थगित कर दिया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए, मतलब पूरे लगन के साथ तैयारी में जुट गए।
वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। कह रहे हैं कि हम इस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं कि वाटरलू में जाने से पहले नेपोलियन ने भी इतनी बड़ी तैयारी नहीं की होगी जितनी बड़ी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ऐसा लेखक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने में विश्वास रखते हैं। कह रहे हैं कि जब भी इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हम पति पत्नी एक दूसरे का साथ देकर परस्पर सहयोग से काम को करते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। कह रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे का मदद करते हैं, अब बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ चलते हैं। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। कह रहे हैं कि जब हम किसी का सहयोग करते हैं तो हर रूप से होना चाहिए। मन से होना चाहिए यानी दिल से सहयोग करना यानी साथ देना। जब हम किसी का साथ देते हैं तो हर तरह से देना चाहिए, मन से देना चाहिए, वचन से देना चाहिए यानी हमने जो बोला वैसा करना चाहिए, और कर्म भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। कह रहे कि मुझे यह याद था कि हमें ऐसे ही एक दूसरे का साथ देकर काम करना चाहिए, मैं भूला नहीं था। श्रीमती जी मुझे मेरे कर्मों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। कह रहे हैं कि श्रीमती जी मुझे बताने लगी कि आपको क्या क्या करना है और मैं उनकी मदद करने लगा। मैंने याद दिलाया पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। कह रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी को याद दिलाया कि जो पूड़ी आपने बनाया है उस पूड़ी के साथ मिर्ची का अचार भी खाने के लिए रख लेना। आगे श्रीमती जी कहती है अचार तो रख लूँगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला। कह रहे हैं कि पत्नी को जब मैंने बोला कि पूड़ी के साथ अचार रखना तो उन्होंने बोला मैं अचार तो रख लूँगी लेकिन आप भी समाचार पत्र रखना मत भूलना। तब लेखक कह रहे हैं कि हाँ अभी मैंने उस समाचार पत्र को पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद मैं रख लूँगा। वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। लेखक कह रहे हैं कि मैंने पत्नी को कहा कि मैं न्यूज़पेपर तो रख लूँगा लेकिन तुम वह गुलबंद मत भूल जाना। गुलबंद यानी कान में ठंडी लगने पे बांधने वाले जो कपड़े होते हैं उसे हम गुलबंद कहते हैं। तो तुम वह गुलबंद मत भूल जाना जो मैं पिछले साल कहाँ से लाया था, कश्मीर से लाया था। जुहू पर बड़ी सर्द पड़ती है और उस गुलबंद की ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे पत्नी कह रही है गुलबंद तो रख लूँगी लेकिन तुम कहीं वेडिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। कह रहे कि ठीक है मैं आपका गुलबंद रख लूँगी लेकिन आप भी नहाने के वो मत भूल जाना जो बेदिंग सूट नहाते समय हम यूज़ करते हैं, वरना हम नहा भी नहीं पाएंगे। फिर लेखक कहते हैं कि और तुम कहीं रबड़ कैंप भूल गई तो गजब हो जाएगा। कह रहे कि ठीक है मुझे मेरी बातें याद है लेकिन तुम भी रबड़ कैंप मत भूलना, नहीं तो गजब ही हो जाएगा। वह तो रख लूँगी लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। इस तरह से पति पत्नी में आपस में वार्तालाप हो रही है। पत्नी कह रही है कि ठीक है मैं तो अपना काम कर लूँगी लेकिन आप भी अपने चीज़ें रखना मत भूलना। अभी पत्नी बोल रही है कि आप राइटिंग पैड भी रखना न भूल जाना। वो पूछ रहे हैं राइटिंग पैड का क्या करोगी। लेखक कह रहे हैं कि पत्नी से पूछ रहे हैं कि राइटिंग पैड का वहाँ जुहू बीच पर क्या करोगी। वो बता रही है अभी कि कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता है। कह रहे कि घूमने हम भले जा रहे हैं लेकिन वहाँ खाली ही तो रहेंगे, खाने पीने का कुछ करने का टेंशन नहीं रहेगा, तो वहीं बैठे बैठे माँ की जो पत्र आई है, जो चिट्ठी आई है, उसका मैं जवाब लिख दूंगी। इसके लिए राइटिंग पैड भी लेना ज़रूरी है। फिर लेखक कहते हैं कि और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, यानी वो चिट्ठी भी रख लेना जिस चिट्ठी के जवाब में तुम चिट्ठी भेजने वाली हो। तो वो चिट्ठी ही रह गई तो जवाब किसके दोगे, यानी पढ़ोगी तभी तुम्हें पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है और उसके हिसाब से तुम जवाब लिखोगी। तो उस चिट्ठी को भी रख लेना जो कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भेजा है। फिर पत्नी कहती है कि और सुनो बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। कह रही है कि वो चीज़ें भी, वो पेपर भी साथ में ले लेना, वो जो बिजली बिल भरने हैं वो भी हम आते समय रास्ते में कहीं भरते जाएंगे।
अच्छा बाबा रख लूँगा, और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। अब लेखक को याद आया कि ये सब तो होगा, लेकिन साथ ही धूप, जब हम बैठेंगे कहीं घूमेंगे तो धूप लगेगी, तो धूप से बचने के लिए क्रीम भी रख लेना है। शाम तक छाले ना पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। कह रहे कि दिन भर हम घूमेंगे और क्रीम नहीं लगाएंगे तो शायद हमारे शरीर में छाले पड़ जाएंगे, वहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। कह रहे हैं कि जब आदमी घर से बाहर निकलता है तो इतनी सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही होती है, ये भी रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है, तो इससे पता चलता है कि कुछ चीज़ें वो भूल जाता है। कि कह रही थी कि हाँ रख लूँगी, लेकिन वो ढूंढ रही थी नेल कटर। अचानक ही उनके दिमाग में आया होगा कि नेल कटर की भी ज़रूरत है, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। लेखक कह रहे हैं कि जब वो नेल कटर ढूंढ रही थी वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। फिर मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। बोले जाने दो, नेल कटर नहीं मिल रहा है तो बाकी जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सब रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आगे लेखक कहते हैं कि आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहें। कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें भर करके हम जुहू पहुंच गए। 5-7 मिनट तक तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहें, यानी सोचते रहें कि जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, कब क्या करेंगे, ऐसा स्वप्न लोक में हम घूमते रहें। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि उसके बाद हम लोग अपने सामान को रखने के बाद हम समुद्र तट पर नहाने के लिए निकल पड़े, जहाँ पे और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। कह रहे हैं कि हमें बहुत आनंद आ रहा था, बहुत जोर जोर की लहरें आ रही थी और हम लोगों को ढक रही थी। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। अचानक से लेखक कह रहे हैं कि जब हम नहा रहे थे, बहुत खुश थे और समुद्र की जो लहरें हमारे ऊपर आ रही थी, तब तक अचानक से हमारी पत्नी को याद आता है कि अरे हम लोग तो यहाँ आकर के एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमने अपने बरामदे की खिड़की बंद की है या नहीं। यह सुनने के बाद लेखक कह रहे हैं कि मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अब आप यहाँ पर देखिए, इस बात से पता चल रहा है कि मनुष्य जो है वह कहीं खुशियाँ मनाने के लिए भी अगर जाता है, कहीं बाहर भी निकलता है, तो उसे चिंता किसकी बनी रहती है, अपने घर की चिंता बनी रहती है। सेम चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया है कि लेखक और उनकी पत्नी जुहू बीच में आराम करने, विश्राम करने, एंजॉय करने के लिए चले गए हैं, लेकिन उनको चिंता कहाँ की है, अपने घर की है। अचानक से उनके चेहरे पीले पड़ने लगे कि अगर दरवाजे हमने ठीक से बंद नहीं की होगी तो अब क्या होगा। मतलब अब वो जुहू में शांति से नहीं रह पाएंगे। अब उनका ध्यान बार बार उनके घर की तरफ आ रहा है कि अगर दरवाजे खुले होंगे तो बहुत सारी अनहोनी घटनाएं घट सकती है। मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं टेंशन फ्री होकर के बोला कि अभी जाने दो, जो होगा सो होगा। जब हम लोग आ गए हैं तो दरवाज़ा बंद होगा या खुला होगा, जो होना होगा होगा। अब हम लोग एंजॉय करते हैं, हम लोग अच्छे से घूमते फिरते हैं। लेकिन उनकी वाइफ को यह बात स्वीकार नहीं थी, क्योंकि औरत लोग थोड़ा ज़्यादा ही सोचती है घर के बारे में। उनको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें अगर हमारे पास नहीं होगी तो कल को तकलीफ़ हमें ही होने वाला है। तो औरत अपने घर को लेकर के ज़्यादा सजग रहती है। वो बोल रही कि नहीं, अगर हमने दरवाज़ा नहीं लगाया होगा तो अब क्या होगा। आगे उनकी पत्नी कहती है कि और अगर खिड़कियाँ खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। मतलब कोई भी हमारे घर में घुस जाएगा, कुछ भी निकाल लेगा। जानवर भी जा सकते हैं, छोटे जानवर भी घुस सकते हैं, या आदमी भी कोई तोड़ सकता है आगे की चीज़ें और हमारे सामान ले सकता है। यानी अगर हमारी खिड़कियाँ खुली रह गई तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। अधीरता यानी व्याकुलता और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज
करने को जूहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। कह रहे हैं कि जिस तरह से हम जिस धड़कन का इलाज करने के लिए हम जुहू आए थे, यानी हम मन की शांति के लिए, पूर्ण विश्राम के लिए जुहू आए थे, वह शांति और ज़्यादा अशांति में बदल गई। बल्कि इससे कम टेंशन होता जब हम घर में होते हैं, कम से कम अपने घर में शांति से तो होते हैं। अब तो और ज़्यादा धड़कनें बढ़ गई कि अगर हमारा घर खुला होगा तो क्या होगा। आगे लेखक कह रहे हैं कि मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। कह रहे हैं कि मैं बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चलाया। गाड़ी की इंजन जितनी तेज़ी से नहीं चल रही थी, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से मेरा दिल धड़क रहा था। लग रहा था कब अपने घर पहुंच जाएं और जा कर के देखें कि हमारा घर सुरक्षित तो है। जिस रफ्तार से हम गए थे, दुनी रफ्तार से हम वापस आए। कह रहे हैं कि जितना कम रफ्तार से हम गए थे, बल्कि उसके डबल ट्रिपल रफ्तार से हम जल्दी से भागकर वापस आ गए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी, यानी जैसी की तैसी लगी हुई थी। खिड़की हमने बंद किया था, सब ठीक ठाक था, मैंने ही वह लगाई भी थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई है या नहीं। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम घर में आकर देखे तो हमें बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। हमारा खिड़की बंद भी था और हमने ही बंद किया था, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा था कि हम आते समय खिड़की बंद किए थे कि नहीं, जिसके वजह से हमें भागकर आना पड़ा। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। कह रहे हैं कि और यह टेंशन से का परिणाम क्या हुआ कि पहले तो सिर्फ मेरी धड़कनें तेज़ चल रही थी, मैं अपनी बीपी मापवाने गया था, लेकिन अब मेरी पत्नी का, मेरी श्रीमती जी की धड़कन बढ़ गई है। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। करके मुझे एक ही बात याद आ रहा था जो डॉक्टर ने कहा था कि आपको पूर्ण विश्राम चाहिए, पूर्ण निरोग चाहिए, यानी पूरी तरह से निश्चिंतता चाहिए आपको, तभी आप पूरी तरह से निरोग हो पाएंगे। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पुण्य लग जाता है वह पुण्य भयावह हो जाता है। कह रहे हैं कि अब मुझे यह भी विश्वास हो गया था कि मनुष्य के जीवन में पुण्य शब्द जो है, यानी पूरी तरह से संपूर्ण कोई भी नहीं है, कहीं भी पूर्ण शब्द नहीं लगा है। अगर पुण्य शब्द कहीं लग गया, इसका मतलब कि वो पूरी तरह से भयावह हो गया, डरावना हो गया। यानी कहने का मतलब यह है इस पाठ का कि पूरी तरह से निश्चिंतता हमारे जीवन में कभी भी नहीं है। हम हर एक चीज़ की इच्छाएं करते रहते हैं और हमारी समस्याएं बढ़ती रहती है। पूरी तरह से मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, निरोग नहीं हो सकता है और विश्राम नहीं पा सकता है। जब तक यह जीवन की नैया चलती है, यहाँ पे कुछ न कुछ क्रम लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार बहुत ही अच्छा पाठ था, अच्छे तरीके से हमने इसको समाप्त भी किया। आपको सब समझ में आया होगा। हमेशा की तरह फिर एक बार यही कहूँगी कि मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, मेरे वीडियोस को पसंद करते रहिए। आपका प्यार एवं स्नेह बना रहेगा तो मैं हमेशा आपके लिए नए नए पाठ के साथ शामिल रहूँगी। जय हिंद, जय भारत।